दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ शायद आज आपको ठीक से ना आ रही हो क्योंकि मेरा गला ख़राब है बिकॉज ऑफ कॉल्ड। तो थोड़ा मैनेज करेंगे और अपना चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की, आज उसका लास्ट चैप्टर है और आज 7th क्लास की एनसीईआरटी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 8th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 7th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ये है चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये जो 18th सेंचुरी थी उसमें नए राजनीतिक जो गठन हुए वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये 18वीं सदी में जो दिया हुआ है ये आपको राज्यों के गठन का एक चित्र दिखाया गया है। इसको अभी पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, मैप 1 और 2 को देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा यहाँ से कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि इसके पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि इन कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। यानी कि जब इनका उदय हुआ तो मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलती हैं वो हमें देखनी है। आप ये भी देखें कि 1765 तक एक नई शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। अब वो हम देखेंगे किस किस तरह से इन्होंने हड़पा। ये मानचित्र जो है, पहले यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है सीमा, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है जो कि यहाँ पर डॉटेड में रिप्रेजेंट की गई है। तो ये जो सारी सीमा यहाँ पर ये प्रेजेंट की गई है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो की गई है प्रेजेंट, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। यानी कि यहाँ तक पूरा मुगल साम्राज्य का विस्तार था, इसके अंदर तक सारा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सिख, यहाँ पर जाट, ये गुजरात हुआ, यहाँ पर ये मालवा। देखिए सिख जो है ये यहाँ पर लाहौर वाला एरिया दिखाया गया है, पानीपत दिल्ली, फिर जयपुर, इधर जोधपुर। यहाँ देखेंगे तो भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, ये अवध लखनऊ वाला क्षेत्र हुआ। मालवा भोपाल, ये मराठा क्षेत्र हुआ, यहाँ हैदराबाद, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाल, और ये बंगाल में मुर्शिदाबाद जो किसी कैपिटल भी बनती है। तो यही सब हमें डिटेल में आज पढ़ना है किस किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें बदलती जाती हैं। तो ये जो मानचित्र है ये हमें दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक एक ऐसी अवधि थी, 18वीं शताब्दी जो है वो एक ऐसी अवधि थी, ऐसा एक टाइम था जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में तेज़ी से अचानक बदलना शुरू हो गई। यानी कि 18th सेंचुरी का ये वो टाइम है, वो एक छोटा सा टाइम है जिसमें जो परिस्थितियाँ हैं वो एकदम से बदलने स्टार्ट हो गई और अचानक से बदलाव इनमें आया। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उससे लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तब तक के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई जो नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि कैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसकी मृत्यु से लेकर जो 1761 तक का टाइम पीरियड चलता है वहाँ पर किस तरह से बदलाव होते हैं, राजनीतिक शक्तियाँ किस तरह से उत्पन्न होती हैं, कहाँ पर, ये सब। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो आपको लाइट ऑरेंज कलर में दिखाया गया है एरिया, ये यहाँ पर दिखाया गया है ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र था जो कि मध्य 18वीं शताब्दी के बीच था। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका, कलकत्ता, बिहार और पटना का ये जो इलाका यहाँ पर दिखाया गया है ये सारा, ये ब्रिटिश के नियंत्रण में था। इसी के साथ यहीं पे उत्तरी सरकार के नाम से जिसे जाना गया है, ये भी किसके अंडर हम देख रहे हैं, ब्रिटिश के अंदर यहाँ पर ये क्षेत्र दिखाया गया है। अगर यह बात करें मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थितियाँ, यानी कि मुगल जो साम्राज्य था उनके लिए और उनके बाद वाले मुगलों के लिए संकट की स्थिति क्या थी। तो चैप्टर 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, और ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो किसने किया था, ये औरंगजेब ने किया था।
औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता कुशलता जो है वो समाप्त होने लगी। यानी कि औरंगजेब के बाद अगर बात करें तो कोई भी ऐसा प्रभावशाली शक्तिशाली जो शासक है मुगल साम्राज्य वो दिखाई नहीं देता। तो कार्यकुशलता यहाँ पर उनकी समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। यानी कि जो मनसबदार थे उनको अपने नियंत्रण में रखना अब इनके बस की नहीं रह गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। कौन? जो सूबेदार होते थे, उनके सूबेदार के रूप में जो नियुक्त किए हुए अभिजात होते थे वो। इससे जो मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। तो इससे उन्हें क्या मिला था? वो जो अभिजात थे उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, यानी कि जैसे जैसे इनका सूबेदारों का जो प्रांतों पर नियंत्रण है वो होता गया सुदृढ़, तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह, उत्तर तथा पश्चिम के भारत में दोनों साइड, तो जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी हुआ करती थी। अतीत में विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को क्या दी? यहाँ पर चुनौती दी। तो विद्रोही समूह ने क्या किया था? जो ये थी मुगलों की सत्ता थी, इसको भी इन्होंने चुनौती दी थी। परंतु अब ऐसे जो समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। यानी कि जिस तरह से धीरे धीरे जो आर्थिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, वो उनके हाथों में जा रही थी, प्रांतीय जो सूबेदार थे, स्थानीय सरदार थे, उनके हाथों में जा रही थी, इसको जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को वो नहीं रोक पा रहे थे, या कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इसको रोक सके। अब देखते हैं यहाँ पर भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, कि भरपूर फसल होती थी फिर भी जो तिजोरियाँ हैं वो कैसे खाली थी। तो एक तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के, तो एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस प्रकार किया है। दिवालियापन मतलब जहाँ पर बिल्कुल पैसा एकदम खत्म हो गया हो, दिवाला निकल जाता है ना जैसे इंसान का, ऐसे ही इन राजाओं का निकला। किस तरह से? तो वित्तीय दिवालियापन का वर्णन किन शब्दों में किया है ये देखते हैं। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है। उनके स्थानीय जो गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। जिस तरह से किसान ऋण में रहता है, इस तरह से यहाँ पर ये रहा करते थे गुमाश्ते इनके। और इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन जो है वो इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे? और उनसे आशा की जाती है कि वे अपने सैनिकों को, जो कि लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, और घुड़सवारों को जो कि उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे भाई? जब किसान है वो कुछ इन्हें दे ही नहीं रहे हैं, ना फसल, ना टैक्स, ना कुछ, तो ये कहाँ से अपनी सेना को रखेंगे, कहाँ से घोड़ों की तैयारी करेंगे? तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना पैसों के। तो इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के एक शासक जिनका नाम था नादिर शाह, ये बहुत पूछा जाता है नादिर शाह। तो ये पूछा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में किया था नादिर शाह ने अपना आक्रमण। तो 1739 में ईरान के शासक थे नादिर शाह, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में धन दौलत सब ये लूट के ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक आया अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। यानी कि पहले तो नादिर शाह आया और नादिर शाह सब कुछ लूट लाट के ले गया, और इसके बाद आता है अफगान शासक जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, और इसका तो आक्रमण बार बार हुआ। और उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। किसने? तो ये अहमद शाह अब्दाली ने।
अब देखते हैं नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण और किस तरह से इसने आक्रमण किया और ये क्या क्या लेके गया। यहाँ पर ये नादिर शाह का एक 1779 का एक चित्र दिखाया गया है, 1779 का। तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन उसके समकालीन प्रेक्षकों ने किया, और इनमें से एक मुगल कोश से जिस तरह से धन जो लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। देखते हैं किस तरह से इसने वर्णन किया है। 60 लाख रुपए और 1,000 सोने के सिक्के। कितने रुपए? 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था, जैसे कि तख्ते तउस यानी कि मयूर सिंहासन। तो मुगल काल में, मुगल पीरियड में जिसका सबसे ज़्यादा एक खास स्थान था तख्ते तउस जो बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगवाया गया था, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। तो ये इसको भी उखाड़ के ले गया था नादिर शाह। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। तो एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालात में आ गए। अब भाई जो मालिक थे, अब जब सब उनका धन दौलत सब कुछ लुट चुका है तो वो दर्दनाक स्थिति में आ जाएंगे, सिंपल बात। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया, और जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाया करते थे ना, अब वो नंगे घूमने लगे, और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे बेघर हो गए। नया शहर जो कि शाहजहानाबाद था अब ये मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो ये इस तरह से इतना कहर मचाया था नादिर शाह ने जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, सब कुछ ले गया था ये लूट लाट के। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यानी कि एक तो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव डाल रहा है, कहीं से आक्रमण हो रहा है, कभी कहीं से आक्रमण हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो अभिजात हुआ करते थे इनके विभिन्न जो समूह थे इनमें आपस में क्या होने लगे, प्रतिद्वंदिता होने लगे, जिससे कि ये और कमजोर होता चला गया इनका शासन। ये अभिजात जो थे दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक तो ईरानी और दूसरे तुरानी। तुरानी जो तुर्क मूल के थे उन्हें तुरानी कहा जाता था। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के समूह के हाथों की कठपुतली जो है वो बने रहते थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, एक तो फर्रुखसियर जो कि 1713 से 1719 तक शासक रहते हैं, और दूसरा आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759 तक, इसकी हत्या हो गई। और अन्य दो बादशाहों, एक तो वो अहमद शाह अब्दाली अलग है, ये अहमद शाह अलग है। अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। यानी कि अहमद शाह को और शाह आलम को इन्हीं के अभिजातों ने क्या कर दिया, अंधा भी कर दिया। तो सबसे घनी स्थिति देखो कितनी कठिन आ गई है यहाँ, जब इनके अभिजातों के द्वारा ही इनको क्या किया जा रहा है, अंधा किया जा रहा है। अब देखेंगे नए राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ। तो ये एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। अब देखिए एक अभिजात का दरबार है ये, और यहाँ पर स्वागत करता हुआ कौन दिखाया गया है, फर्रुखसियर को। तो नए राज्यों का उदय देखें किस तरह से हुआ। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन मतलब उनके जब वो डेक्लाइन हो गया उसका, तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और भी प्रबल बना ली थी। तो जैसे जैसे इनका पतन हुआ, जो प्रांतों के सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने अलग अलग भागों में जाकर उपमहाद्वीप के उन्होंने अपने अपनी शक्ति प्रबल बना ली, शक्ति को और बढ़ाया। और 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, यानी कि वो अलग अलग राज्यों में डिवाइड हो गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जाता है। एक तो अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। तो अवध, बंगाल और हैदराबाद ये 3 मोटे मोटे राज्यों में यहाँ पर बंट गया। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल के प्रांत थे
हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र भी थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े, यानी कि वो खुद कैपेबल थे, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए कह सकते हैं, फॉर्मल तरीके से क्या करते थे वो, इन्होंने राजा का मतलब यहाँ पर जो मुगल सम्राट है उनसे भी अपने संबंध नहीं तोड़े, उनसे भी अपने संबंध बनाए रखे थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें से राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और थर्ड जो है यहाँ पर तीसरा, इसमें तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते थे, और ये विभिन्न आकार के थे, और इन्होंने कड़े लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से जो स्वतंत्रता है वो छीन कर ली थी। अब देखते हैं पुराने जो मुगल प्रांत हैं उनके बारे में। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। इन तीनों राज्यों के संस्थापक, देखिए, अवध का हुआ करता था शहादत खां, अवध का, मुर्शीद कुली खां ये बंगाल का, और हैदराबाद का जो था ये था आशफ जहाँ। तो ये सारे के सारे हुआ करते थे अलग अलग, इन क्षेत्रों के क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। तो यानी कि थे तो ये अभिजाती, लेकिन ये मुगलों के बाद आए ये। तो यहाँ पर अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है यहाँ पर। तो आशफ जाह कहाँ का था? हैदराबाद का। तो जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ था, जबकि शहादत खां की जो जात का दर्जा था वो 6,000 था, यानी कि इसकी जात का दर्जा कितना था? 6,000। इन दोनों को 7-7 हजार का दर्जा दिया जाता था। अब देखते हैं यहाँ पर हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद ये निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, ये इसका पूरा नाम है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ये 1724 से 1748 तक जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखशेर के दरबार में एक अत्यंत ही शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई। तो यानी कि इसको सबसे पहले निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, और उसके बाद में से दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था, और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक वो बन गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसके हाथ में पावर तो थी, अब इसने देखा कि मुगल दरबार में उपद्रव मचा पड़ा है, तो इसलिए उसने क्या काम किया, अपना यहाँ पर अपने हाथ में इसने वास्तविक नियंत्रण ले लिया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था, और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर भी प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से अपना शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि जो है वो कर दिया करते थे, मतलब नाम मात्र के लिए ही हम कह सकते हैं, अदरवाइज ये खुद अपने आप ही शासन चलाया करता था वहाँ का आसफ जाह। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा ही लगा रहता था, संलग्न रहता था या लगा रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र, यानी कि वस्त्रोत्पादक मतलब वस्त्र उत्पादन करने वाला जो धन से संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई, यानी कि उस क्षेत्र में ब्रिटिश लोग थे, जहाँ से उसकी ये जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो एम्बिशन था, ये पूरा नहीं हो पाया। अब देखते हैं निज़ाम की फ़ौज। तो हैदराबाद के निज़ाम के जो निजी सैनिकों का वर्णन है वो 1790 में मिलता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। कितने हाथी थे? 400। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों को सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। तो इनका जो वेतन था वो कितना हुआ करता था? 100 रुपये से ज़्यादा। तो हैदराबाद पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अवध के बारे में। अवध, इसका बुरहान उल मुल्क शहादत खां, इसका पूरा नाम है बुरहान उल मुल्क, इसको शहादत खां के नाम से भी जानते हैं। ये इसको 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने थे
उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। तो अवध यही लखनऊ वाला जो एरिया है, यही अवध वाला क्षेत्र हुआ करता था। और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था, अवध वाले क्षेत्र से। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के जो राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता वो खुद बन गया। कौन? तो ये बुरहान उल मुल्क। तो बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारी जो जागीरदार हुआ करते थे उनकी संख्या में कटौती कर दी और उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी और उसने रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया, यानी कि इसने संख्या में कमी कर दी। दूसरा जो सैनिक उसने वहाँ से जो जमींदार सैनिक अधिकारी जो जो अधिकारी निकाले यहाँ से मुगलों के, उसकी जगह उसने खुद के अपने खास व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व को फिर से निर्धारण किया गया। तो इसके साथ क्या किया गया? नवाब के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? जो नियुक्त अधिकारी थे उनके द्वारा जो सभी जिलों के राजस्व का फिर से यहाँ पर निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ जो कृषि भूमि है उनको अपने राज्यों में मिला लिया। तो राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की जो उपजाऊ भूमि थी उसको भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर ये निर्भर रहता था। राज्य ऋण किससे लेता था? जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, महाजन होते थे, इन सब से लेता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को, इजारेदार को देता था। यानी कि जो राज्य था वो राजस्व का ठेका जो है सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो इजारेदार होता था उसको दिया जाता था। इजारेदार जो था, इजारेदार राज्य का एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। यानी कि स्थानीय जो साहूकार हुआ करते थे वो राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। और दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसी कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे, जो कि पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल, ये मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से ये भी अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, यानी कि फॉर्मल अगर हम देखें इसको तो ये औपचारिक रूप से कभी भी यहाँ पर सूबेदार नहीं बना था, लेकिन उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथों में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी क्या किया? उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार भी लेना पड़ता था। परिणाम स्वरूप क्या होता था यहाँ पर भाई? बहुत से जमींदारों को महाजन और साहूकारों से उधार धन भी लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें जो है वो बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था इसने लागू की। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में भी बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। अगर ये चित्र देखेंगे आप तो ये अलीवर्दी खां का दरबार है, आपको दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं इसकी दरबार के अंदर। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे, यानी क्लियर नहीं थे, संदेह था इन्हें भी, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे।
विशेषतः वे जागीर व्यवस्था का अत्यंत संदेह की दृष्टि से क्या किया करते थे, देखा करते थे। यानी कि जो इनकी व्यवस्था थी जागीरदारी व्यवस्था, इसको ये संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। और दूसरा जो था, उनके कर प्राप्त करने के जो तरीके थे वो मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्य के अधिकारी जो थे उन पर निर्भर न रह के इन्होंने ठेके कर लिए, किसके साथ, जो कि राजस्व वसूली के लिए इजारेदार थे उनके साथ। इजारेदारी की प्रथा जो कि मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई। यानी कि इजारेदारी की जो प्रथा है इसको मुगलों ने पसंद नहीं किया। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये फैल गई थी इजारेदारी प्रथा। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी और इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें जो सब राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध जो है वो उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। तो ये जो साहूकार और महाजन हुआ करते थे, ये लोग लगान वसूल करने वाले जो इजारेदार थे, इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति, जमानत या फिर बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। और इस प्रकार समस्त भारत में जो धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर देखा, उनको बंधक के रूप में ज़मीन रख लिया जाती थी उनकी। अब देखते हैं यहाँ पर राजपूतों की वतन जागीरी। देखिए, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, यानी कि उनका जो उनके अंदर रहना स्वीकार किया था। लेकिन मेवाड़ जो था वो एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। किसने? मेवाड़ ने। राणा प्रताप 1572 ईस्वी में, कब? 1572 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। तो ये नहीं माने थे इनके अंडर काम करने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे राजपूतों की वतन जागीरी। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, ये मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरें पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने स्टार्ट कर दिए। और जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने भी मुगल दरबार की कुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे, इनको मालवा की सूबेदारी मिल गई। और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण भी कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। इसको जयसिंह के राजा सवाई राजा को। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भी भारी दबदबा डालना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका जो विस्तार है वो आगे होने से रुक गया। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये है चित्तौड़गढ़ का किला। और ये आपसे बार बार पेपर में पूछा भी जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है। तो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है राजस्थान में। तो कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो कि सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी मतलब कुएं, कुंडी का मतलब क्या है यहाँ पर? कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी हुआ करते थे। अब देखेंगे, ये है यहाँ पर जयपुर के राजा जयसिंह का एक वृत्तांत मिला है। 1732 के फारसी वृत्तांत में क्या वर्णन किया गया है?
तो राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था राजा जयसिंह का। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे चित्र, तो जयपुर में जंतर मंतर का चित्र आपको दिखाया गया है। तो जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये जो अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु उपकरण भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? वेधशालाओं का निर्माण किया। और ये जो खगोलीय वेधशालाएँ हैं, ये 5 जगह हैं जो कि दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्टडी के लिए इन्होंने यहाँ पर कई उपकरण, कई इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप ये किले देखेंगे तो ये मेहरानगढ़ का किला है जो कि जोधपुर में स्थित है। अब देखते हैं आज़ादी हासिल करना। अब बात करेंगे हम सिख की। तो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए और इसने पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। इससे क्या होता था? राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके बाद राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ जो है कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। किन्होंने बताया? तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1708 में क्या होता है? पहले गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो बंदा बहादुर थे, इनके नेतृत्व में खालसा ने यहाँ पर मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए थे खालसा ने। फिर उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। और सतलज और यमुना नदियों के बीच ये क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में फिर मार दिया गया। तो 1715 में इसको बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और 1716 में इसको मार दिया जाता है बंदा बहादुर को। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में, बाद में मिसलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं जो हैं वो दल खालसा कहलाती थी। तो इसमें जत्थे भी, ये जत्थे और मिसलों, इन दोनों को मिलाकर जो जॉइंट जो इनकी सेना थी, इसको दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा बैसाखी, दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। यानी कि उस समय जो दल जो बना था, दल खालसा, यानी कि जो जत्थे थे और मिसल थे, ये दोनों मिला करते थे बैसाखी और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। कौन सी? राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी जो उपज है उसका 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता था। यानी कि 20% किसान उन्हें देता था और इसके बदले में वो क्या करते थे? किसानों की सुरक्षा करते थे। तो ये लिया जाता था। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखाए गए हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और ये जो यहाँ पर आपको तलवार दिखाई गई है, ये महाराणा रणजीत सिंह की तलवार यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी को। तो यहाँ पर इसी के साथ जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने खालसा को प्रेरित किया और उनके जो कि शासन, तो गुरु गोविंद सिंह ने, एक तो आपसे पूछा जाता है कि खालसा को प्रेरित किसने किया, तो इन्होंने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरित किया था। कि जो और प्रेरित किस तरह से किया था? तो इन्होंने कहा था कि शासन जो है उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। इसका मतलब ये था। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल दरबारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब, समृद्ध प्रांत और सरिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके जो थे
वो सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे और इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। तो यहाँ पर ये चित्र जो दिखाया गया है आपको, ये शिवाजी का एक रूप चित्र दिखाया गया है। 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत होती है। तो 17वीं शताब्दी के अंत में होती है ये, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। तो इनके दादाजी के संरक्षण में, दादा कोंडदेव के, इनके अभिभावक थे ये दादा कोंडदेव। जावली पर इन्होंने क्या किया था? जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार को पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया और वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी थी। तो ये चौथ और सरदेशमुखी कर भी लगाया करते थे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं मराठाओं की। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, जिसको कुन भी कहते थे, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्राय मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? अब पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने क्या किया था? एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। तो पेशवाओं की देखरेख में क्या किया मराठों ने? एक अत्यंत ही सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। और उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद जो इलाके थे, इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। तो इस तरह से ये बड़ी चालाकी से इनसे युद्ध किया करते थे। 1720 से 1761 तक, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था 1720 से 1761 तक, इसके बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और उसने शनै शनै और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। यानी कि इसने यहाँ पर मुगल साम्राज्य का काफ़ी विनाश किया 20 से 61 तक। और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से इन्होंने छीन लिए। तो मालवा और गुजरात पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया मराठाओं ने 1720 तक। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता भी मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। यानी कि इस क्षेत्र पर ये कर भी वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया। ये पेपर में दोनों कर पूछे जाते हैं, किसके द्वारा लगाए गए और मराठाओं के द्वारा, और इसी के साथ ही क्या हुआ करते थे। तो देखते हैं पहले चौथ क्या था। तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का जो 25% था, यानी कि 1/4 जो हिस्सा था दक्कन में, इनको मराठा वसूलते थे। तो ये क्या कहलाता था? तो भू राजस्व का 25% ही चौथ कहलाता था। सरदेशमुखी क्या था? तो दक्कन में जो मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 10%, 9 से 10 लिखा है, हालांकि 10 सरदेशमुखी 10 से लिया जाता है। तो 10% जो हिस्सा था उसे हम सरदेशमुखी के नाम से जानते हैं। फिर 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा जो प्रभुत्व की सीमाएं वो तेज़ी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा जो प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी।
साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिली। किसको? मराठों को, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है उसमें। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। फिर 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित सरकारों के विकास व समृद्धि को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन के जो सिंधिया थे, इन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर इंदौर जो था वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। मराठों और नियंत्रित इलाकों में, मराठों द्वारा जो नियंत्रित इलाके थे उनमें व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न रहता था, लेकिन अब उसने अपने जो वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को इसमें शामिल कर लिया। यहाँ पर ही बात की जाएगी बाजीराव प्रथम की, जो कि बाजीराव भल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और वह एक महान मराठा सेनापति हुआ करते थे, बालाजी विश्वनाथ। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम। अब बात करेंगे जाट यानी कि जाटों की। देखिए, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका जो प्रभुत्व है वो दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक बन गए थे। जाट जो थे वो समृद्ध कृषक थे, तो जाट और कोई नहीं थे, जो किसान थे, जो कि समृद्ध थे, उन्हीं को जाट कहा गया। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा था, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 3000 सैनिक थे और उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इनके सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का जो किला है काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग से जोड़ा गया था, दींग की जो इमारतें हैं उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। देखिए, ये जो आपको दिखाई गई है यहाँ पर, यह 18वीं शताब्दी का दींग का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर गौर कीजिए। देखिए, तो ये इसी तरह के हैं जिस तरह के हम मुगलों के टाइम में देखते हैं, शाहजहाँ के टाइम में। जाटों की जो शक्ति है वो सूरजमल के समय में प्रकाष्ठा पर पहुंची, जिन्हें 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक राजस्थान में आप देखेंगे, इसमें संगठित किया गया। राज्य को इसमें भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया गया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला और इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से वो एक हुआ करता था। कौन सा किला? लोहागढ़ का किला, जो कि किसने बनवाया था? सूरजमल ने बनवाया था। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमारी ये वाली बुक। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विदेश के बारे में क्या चल रहा था। तो यहाँ पर विदेश में चल रही थी फ्रांसीसी क्रांति इसी दौरान। और कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 टू 1794। तो 1789 में हुई थी ये। तो 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, और ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी, जो कि 1776 से 81, और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इन स्थितियों को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजात के जो विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जो जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति उनकी योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए, और यह भी कहना था उनका कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार भी होना चाहिए। और फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। तो उनके धीरे धीरे इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने क्या किया? प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला, कि प्रजा क्या बन गई? अब नागरिक बन गई। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। भारत में 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर ये वाली जड़ पकड़ी गई। तो चैप्टर फिनिश होता है। फिर मिलेंगे कल 8th क्लास की नई बुक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।